Hello student, I am Sil Kumar Tomar in front of you with a video for 12th physics. That is the first video for 12th class and it is from the beginning, means from first unit or first chapter. फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं थोड़ी सी जनरल बात आपसे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप 9th, 10th, 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ चुके हो और आपको फिजिक्स के बारे में अंदाजा हो चुका है कि वो सब्जेक्ट कैसा है। अब आपने ये सोचा है कि फिजिक्स टफ है या फिजिक्स इजी है, ये आप मन बना चुके हो और मुझे लगता है मोस्टली सोच रहे हैं कि फिजिक्स टफ सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं, बल्कि ऐसा इसलिए है कि फिजिक्स टफ है भी नहीं, क्योंकि फिजिक्स आपका बहुत ही रिलेवेंट और बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है। रिलेवेंट इन सेंस कि आपकी हर एक्टिविटी से, हर चीजों के साथ रिलेवेंट है, रियल में आपकी लाइफ से कनेक्ट है। और दूसरा मैंने बताया लॉजिकल, जैसे मैथ्स लॉजिकल होता है ऐसे फिजिक्स लॉजिकल है। मीन्स याद कम करना पड़ेगा, समझना ज्यादा पड़ेगा। समझोगे तो चीजें अपने आप रिलेवेंट होती चली जाएंगी, मीन्स जुड़ती चली जाएंगी। खैर, अब मैं बात करता हूँ फिजिक्स की। देखो आपके आसपास क्या हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे कौन सा लॉ है, वो लॉ फाइंड करना ही फिजिक्स है। फिजिक्स बस वो लॉ बता रही है कि अगर मान लिया ये मारकर आपने ऊपर से छोड़ दिया तो कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या रीजन है कि ऊपर नहीं आ रहा है, नीचे ही क्यों आ रहा है। तो यही तो लॉ फिजिक्स फाइंड कर रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये लॉ फाइंड करती है फिजिक्स। रियल लाइफ में अब टेक्नोलॉजिकली जितना एडवांसमेंट है वो सारा का सारा ही फिजिक्स के बेस पे है। आप कोई भी टेक्नोलॉजिकल चीज उठा लो, कहीं ना कहीं वो फिजिक्स है। मैं अब आपसे कनेक्ट वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो आपके पास भेज रहे हैं, दैट वन इज द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप इसको प्रोपोगेट करें, इंटरनेट सारा ही प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे चलता है। तो सारे का सारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फिजिक्स है। तो ये मत सोचो कि फिजिक्स आपके कहीं काम नहीं आया। फिजिक्स तो आपकी लाइफ में हर स्टेप पे है और अगर आप इसको समझोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसा रीजन है, तो फिजिक्स में इंटरेस्ट भी बहुत आएगा। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लॉजिकल भी है और इंटरेस्टिंग भी है। और जो चीज इंटरेस्टिंग होती है वो टफ तो होती ही नहीं है, जिसमें इंटरेस्ट आता है वो टफ नहीं है। तो अब मैं ज्यादा आपका समय न लेते हुए फिजिक्स की ही बात करूंगा, पर पहले 3 चीजें मैं बता दूं कि फिजिक्स में एक तो होती है थ्योरी, एक होता है डेरिवेशन, एक होता है न्यूमेरिकल। थ्योरी आपकी लॉज, जितने भी लॉ पहले बन चुके हैं वो सारे लॉ आपके थ्योरी है। मीन्स किसने क्या फाइंड किया, वो आपका एक बेस बन गया। उसने कुछ चीज आगे उससे फाइंड कर सकते हो तो बेस, उस बेस के पे आगे आप जा सकते हो। तो वो सारी आपके थ्योरी चीज है। उसके बाद में उन थ्योरी के बेस पे आप डेरिवेशन करते हैं, मीन्स उसके बेस पे आप फॉर्मूले ड्राइव करते हैं ताकि उसकी हेल्प से अदर जो रिलेवेंट चीजें हैं आप उनको सोल्व कर सकें। वो आपका डेरिवेशन है। और लास्ट में आपका न्यूमेरिकल क्या है कि जो आपने ड्राइव किया है, जो थ्योरी आपने पढ़ी, उसके बेस पे जो फॉर्मूला आपने ड्राइव किया उसको अप्लाई कर दिया न्यूमेरिकल में। मीन्स आपने एक चीज मिली, आपको पता लगी, और दूसरी चीज आपने फाइंड कर ली। मैंने जैसे अभी मार्कर का एग्जाम्पल दिया, मार्कर को छोड़ा नीचे चला गया, किस वेलोसिटी से गया, रीजन तो पता लग गया, तो किस वेलोसिटी से वो जमीन पे टकराया। अगर हम उसको ज्यादा हाइट से छोड़ दें तो किस वेलोसिटी पे टकराएगा। ये सारी की सारी चीजें ही आपकी न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में बस ये चीज डिस्कस करते हो। अगर मान लिया आपने 2 मीटर से छोड़ा तो क्या वेलोसिटी होगी, अगर 50 मीटर से छोड़ोगे तो क्या वेलोसिटी होगी। तो सब इस लॉ में बेस है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दैट वन इज द इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये सब चीजें आपकी क्या है, न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो हम जब स्टडी करेंगे फिजिक्स तो हम इसी तरीके से स्टडी करेंगे। पहले हम किसी भी टॉपिक की
थ्योरी लेके चलेंगे, फिर उसको ड्राइव करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल दूंगा, आप उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर लेना, नहीं होंगे तो मुझसे पूछ लेना। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो फिजिक्स कहीं भी आपको टफ नहीं लगेगी, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी। फिजिक्स बहुत इजी रहेगी और आपको मजा आएगा न्यूमेरिकल सोल्व करने में। जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करना शुरू कर देते हो और न्यूमेरिकल आपसे सोल्व होना शुरू हो जाते हैं तो आपको मजा आने लगता है। दिक्कत क्या है कि जब हमसे सॉल्यूशन ही नहीं होते। सॉल्यूशन क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है एकदम से जल्दी से तो हम कुछ भी चीजें सोल्व नहीं कर पाएंगे, पर धीरे धीरे हम सोल्व करने लगेंगे और इंटरेस्ट आना शुरू होगा। पर अगर हम उससे पहले ही अपने हथियार डाल देंगे तो हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। और हमने किया भी यही है, अगर हमें फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है तो जहां हमें समझ में नहीं आ रही हमने मान लिया कि हमें समझ में नहीं आएगी और हमने अपने एफर्ट बंद कर दिए। आपको अपने एफर्ट बंद नहीं करने हैं, आपको मैं बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल जरूर करने हैं। और न्यूमेरिकल इस वजह भी करने हैं कि आपको चीजें समझ में आएगी, और इस वजह से भी करने हैं कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, कोई भी मेडिकल एग्जाम न्यूमेरिकल के बिना होगा ही नहीं। न्यूमेरिकल जरूर आते हैं और आपके सीबीएसई में तो आने ही आने हैं न्यूमेरिकल्स। और इसके अलावा भी अगर आप किसी भी और कंपटीशन एग्जाम की बात करो तो वहां पे भी अब जीएस जनरल स्टडीज में साइंस एक सब्जेक्ट बन चुका है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारी चीजें हैं। तो आप इन चीजों को इग्नोर करके कंपटीशन को तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर सकते। तो मैं फिर कह रहा हूं कि आप वीडियो, हर एक वीडियो में वीडियो डाउनलोड करता रहूंगा, अपलोड करता रहूंगा, आप वीडियो देखते रहो और मेरे साथ बने रहो, आपको मजा आएगा। अब मैं आपका ज्यादा समय लेते हुए चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट चैप्टर आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, मीन्स इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द चार्ज एट रेस्ट। यहाँ पे हम चार्ज की रेस्ट में बात करेंगे, जब रेस्ट में चार्ज होगा। अब चार्ज एट रेस्ट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है कि चार्ज रेस्ट में होता है तो उसका क्या मीनिंग होता है, चार्ज अगर मोशन में होता है तो क्या मीनिंग होता है। देखो, चार्ज अगर रेस्ट में है, इस बॉडी पे चार्ज है तो इस बॉडी को चार्ज बॉडी बोलते हैं। और अगर चार्ज मोशन में है तो दैट वन इज द करंट। मोशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब हम सिर्फ चार्ज एट रेस्ट की बात कर रहे हैं तो चार्ज एट रेस्ट मीन्स किसी बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। तो सबसे पहले हम चार्ज होता क्या है, कैसे ये प्रोड्यूस होता है, उसकी बात करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको केमिस्ट्री में ले चलता हूं। केमिस्ट्री में आपने कंपोजिशन ऑफ एटम पढ़ा हुआ, कंपोजिशन ऑफ एटम। एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। अलग अलग ऑर्बिट। ये आपका कंपोजिशन हो गया। अब एक तो न्यूट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ही होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है। मेंस कहने का मतलब है जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये दोनों इक्वल होते हैं। ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 गुना। मीन्स जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव उतना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। ये तो हुआ चार्ज, मीन्स पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। दूसरा अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन
प्रोटॉन्स किसी भी एटम में इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होती तो वो एटम आयन बन चुका होता है, फिर वो आयन बन जाता है। तो नॉर्मली नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल ही होते हैं। तो इसका मतलब जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही है पॉजिटिव चार्ज का, उतना ही बाहर सारा नेगेटिव चार्ज। चार्ज की एक प्रॉपर्टी और होती है कि चार्ज अगर अपोजिट नेचर का है, दो ही चीजें अगर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसी वजह से न्यूक्लियस से अटैच होते हैं, क्योंकि इनको न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है। और ये जो फोर्स होता है, कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है। तो ये इसके साथ अटैच है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स को इस फोर्स से मिलता है जो दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। अब दूसरी चीज, जितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन होता रहेगा उतना ही फोर्स कम होता चला जाएगा। तो जैसे ही डिस्टेंस बढ़ती रहेगी फोर्स कम होता चला जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन का फोर्स कम है न्यूक्लियस का, तो अगर हम दूसरा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इससे ज्यादा लगा दें तो यहां से हट जाएगा। अगर जितना फोर्स इतना लगा इससे ज्यादा फोर्स हम लगा दें तो हट जाएगा। तो ये हट के अगर हम इसको दूसरे किसी एटम पे ले जाएं तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएगा। दैट वन इज द ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज। ये आपका ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज या ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मीन्स इस बॉडी पे क्या आ गया, प्लस ई चार्ज, क्योंकि एक प्रोटॉन ज्यादा होगा एक इलेक्ट्रॉन कम होने से, और जिस बॉडी पे इसको लेंगे दूसरी बॉडी पे, इस पे क्या आ गया माइनस ई चार्ज। तो ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी, ये बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी। मीन्स किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज प्रोड्यूस होता है तो दैट वन इज द ड्यू टू द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका चार्ज हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं थोड़ी सी आगे की। मुझे लगता है कि चार्ज आपको समझ में आ चुका होगा, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्या है? देखो मैंने बता दिया आपको, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव उतना ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। पर चार्ज होता क्या है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल which attract other material with a force that is called electrostatic force। वो तुम कूलॉम लॉ में पढ़ लेंगे। तो चार्ज मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। अब चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। एक है आपका चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। सेकेंड वन बता दें, सेम नेचर चार्ज एट रिपेलिशन। अपोजिट नेचर चार्ज attract each other। मीन्स अगर चार्ज सेम नेचर का है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे। एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव,
तो दोनों रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे। पर अगर अपोजिट नेचर का चार्ज है, मीन एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे। तो सेम नेचर चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट नेचर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड वन, चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या होता है, अगर किसी बॉडी पे एक जगह चार्ज Q1 है, किसी जगह चार्ज Q2 है, किसी जगह चार्ज Q3 है, Q4 है, तो उसमें जो टोटल चार्ज होगा इन सब चार्ज का सम होगा, चार्ज ऐड होता चला जाएगा। मान लिया एक जगह चार्ज 5e है, एक जगह चार्ज 3e है, एक जगह चार्ज 2e है, एक जगह चार्ज 7e है, तो 5 + 3 8 + 2 10 + 7 17 टोटल चार्ज हो जाएगा, मीन चार्ज ऐड होता है। अगर मान लिया एक जगह चार्ज 5e है, एक जगह चार्ज 3e है, एक जगह चार्ज 2e है, एक जगह चार्ज -7e है, तो 5 + 3 8 + 2 10 -7 दैट वन इज 3e, तो चार्ज 3e हो जाएगा। मीन चार्ज ऐड होना है, प्लस का तो रुक जाना है, माइनस का तो माइनस हो जाना है। तो ये आपका एडिटिविटी ऑफ चार्ज हो गया। फोर्थ वन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। मीन्स किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मीन्स n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एक्सेट्रा। n की वैल्यू 1 2 3 4 एक्सेट्रा होगी तो बॉडी का चार्ज आ जाएगा। मान लिया किसी बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो चार्ज कितना है बॉडी पे, उससे चले गए 2 इलेक्ट्रॉन तो +2e हो गया। तो इसको ±ne कर लेते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन चले गए +3e हो गया। तो इसने क्या कहा एडिटिविटी ने, बताओ ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होने का मतलब है कि 2e हो जाएगा या 3e हो जाएगा, इनके बीच में नहीं होगा, 2.5e नहीं होगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन आधा रह जाए आधा चला जाए, नहीं, इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट ही जाएगा, या रहेगा या कंप्लीट चला जाएगा। तो चार्ज या तो 2e होगा या 3e होगा, 2.4 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, 2.6 नहीं होगा। तो इसका मतलब 2 या 3 कंप्लीट नंबर होगा। ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है या किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे चार्ज होता है तो वो चार्ज कांस्टेंट होता है। या मैं कहूं कि जैसे आपने एनर्जी बढ़ी है, ऐसे में चार्ज की बात करता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन प्रोड्यूस बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ना ही तो पैदा होता है ना ही खत्म होता है। ये नहीं कि हमने चार्ज बना दिया, नहीं, ना ही पैदा होगा ना ही खत्म होगा, बस वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से प्रोड्यूस हो जाएगा। किसी बॉडी पे अगर चार्ज प्रोड्यूस करना है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, या तो कहीं से इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़ेगा या कहीं इलेक्ट्रॉन उससे लेकर कहीं और देना पड़ेगा। तो दोनों ही कंडीशन में उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज ना ही तो प्रोड्यूस होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से चार्ज प्रोड्यूस होता है। दूसरा, टोटल चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। इस यूनिवर्स का टोटल चार्ज कांस्टेंट है। ये तो हुई चार्ज की बात।
अब हम बात करते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, देखो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है? चार्ज प्रोड्यूस करना इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर हम दो बॉडी को ऐसे आपस में रब करें, ऐसे रब करें, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं बाय द रबिंग ऑफ टू बॉडी, which transferring of electron by the rubbing of two body is called frictional electricity। ये प्रोसेस ही आपकी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम दो बॉडी को आपस में रब कर रहे हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरी पे ट्रांसफर होगी। जिसपे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन चले गए उसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, और जिसपे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी, एक बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी। दैट इज द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बाद में बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है? देखो चार्ज प्रोड्यूस होता है। अगर मान लीजिए एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, हमने यहां से इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर कर दिए, दोनों को टच करके, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। दैट इज द कंडक्शन। मीन्स यहां पे चार्ज फ्लो हो गया तो करंट बन गया, तो ये कंडक्शन है। पर अगर हम चार्ज प्रोड्यूस करते विदाउट टचिंग, दैट वन इज द इंडक्शन। मान लिया हमारे पास ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है जो कंडक्टिंग है, इसके पास हम एक चार्ज बॉडी लेकर आ गए, एक चार्ज बॉडी लेकर आ गए, तो क्या होगा? इसमें इस साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इसमें चार्ज प्रोड्यूस होगा। एक साइड में नेगेटिव, एक साइड में पॉजिटिव। अब हमने इस एंड को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ये सिंबल होता है अर्थ से कनेक्ट करने का। अगर यही है सिंबल है तो मतलब अर्थ से कनेक्ट करो, तो हमने इस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया इस साइड से। तो क्या होगा? तो नेगेटिव चार्ज को इसने अट्रैक्ट किया हुआ है, इसे जाने नहीं देगा। पॉजिटिव को ये भी रिपेल कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, अर्थ से कनेक्ट करोगे तो न्यूट्रल हो जाएगी। अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है, अर्थ से कनेक्ट करोगे तो न्यूट्रल हो जाएगी। मीन्स पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है? उसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन जाके उसको न्यूट्रल कर देंगे। और नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो उस बॉडी से अर्थ में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अर्थ हर बॉडी को क्या करेगी? न्यूट्रल कर देगी। अब इसने इसको क्या किया? पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दिया। क्यों? नेगेटिव चार्ज तो मैंने बताया इसके साथ अट्रैक्ट है, तो कहीं जाने नहीं देगा, तो पॉजिटिव चार्ज इसने क्या किया? न्यूट्रल हो गई। तो अब इस बॉडी में क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। जैसे ही हम उस यहां से बॉडी हटाएंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो ये बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गई। दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मींस चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी विदाउट टचिंग अदर बॉडी। दूसरी बॉडी को टच नहीं की, इसमें चार्ज प्रोड्यूस हो गया। अगर हम दूसरी बात करें, मान लिया हमारे पास दो आइडेंटिकल स्फीयर है कंडक्टिंग, ऐसे कर सकते। हमने क्या किया? एक बॉडी लेकर आ गई पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज को तो अपने पास बुलाएगी, नेगेटिव चार्ज को दूर भेज देगी। हमने दोनों स्पेस को अलग अलग रख दिया, इनको हटा दिया। इस बॉडी को भी हटा दिया, तो इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव। इसके पास पॉजिटिव था, इसके पास नेगेटिव। तो ये चार्ज प्रोड्यूस हुआ, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये तो आपका इंडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक जो आपने पढ़ा
बड़ा है जो मैंने बताया। ये सारी बेसिक सी चीजें थी, कोई ज्यादा इतना इंपोर्टेंस नहीं था, एग्जाम में भी ज्यादा नहीं पूछी जाती। थोड़ा सा इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू NE, इसके बीच में न्यूमेरिकल्स आ सकता है, इसको पूछ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कूलॉम्स लॉ। ये मान के चलो यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, कूलॉम्स लॉ। अब जो लॉ आता है उसका अपना एक स्टेटमेंट होता है, मीन्स उसने फाइंडिंग क्या की वो स्टेटमेंट बन जाता है। तो कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? दिस लॉ स्टेट दैट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to their product and inversely proportional to the distance between them। मीन्स ये कहता है अगर हमारे पास टू चार्जेस हैं, एक चार्ज ये है, एक चार्ज है, दो बॉडी ए और बी, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, सेंटर से डिस्टेंस R है। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो चार्ज की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स चार्ज जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स बीच की डिस्टेंस R है तो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स R जितनी ज्यादा फोर्स उतना ही कम है। Q1 जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा है, Q2 जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा है, R जितना ज्यादा फोर्स कम। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मीन्स F इनके प्रोपोर्शनल। देखो प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है? अगर ये चीज दोगुनी हो जाएगी ये भी दोगुनी, मीन्स अगर ये दोगुना हो गया तो ये भी दोगुना, अगर ये 10 गुना हो गया तो ये भी 10 गुना, मीन्स दोनों चीजें उसी रेशो में बढ़ती रहेंगी। अब जब दोनों चीजें उसी रेशो में बढ़ती रहेंगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे के इक्वल भी हैं। बस कौन सी किससे कितनी होनी है वो एक कांस्टेंट के आगे लिख लेते हैं। मीन्स F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये चीज याद रखना, फिजिक्स में आपने पहले भी डेरिवेशन पढ़े होंगे कि जब चीज प्रोपोर्शनल होती है कांस्टेंट के आगे बढ़ते हैं। वेयर K is a constant, सबसे पहले चीज ये कांस्टेंट है, एंड it is depends on the nature of medium between two charges। दो चार्ज के बीच मीडियम कैसा है? ये चार्ज वैक्यूम में रखे हुए हैं, ये चार्ज एयर में रखे हुए हैं, ये चार्ज वाटर में रखे हुए हैं, ये चार्ज एल्कोहल में रखे हुए हैं, ये चार्ज ग्लिसरीन में रखे हुए हैं। तो उस पर डिपेंड करता है। मीन्स हर एक मीडियम के लिए K की वैल्यू अलग अलग होगी। देखो ये कांस्टेंट कई बार मीडियम पे डिपेंड करता है, कई बार मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो हर एक मीडियम के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होगी। अब फॉर वैक्यूम हम सिर्फ वैक्यूम के लिए लेके चलेंगे। K is equal to 1/4 pi epsilon naught and that was 9 into 10 to the power 9। देखो यूनिट क्या बनेगी इसकी, यहां से K क्या आ जाएगा यूनिट आप खुद बना दोगे। K is equal to F R square Q1 Q2।
F means Newton, R square means meter square, Q1 means Coulomb, Q2 means Coulomb per Coulomb square. ये ऐसा ही निकल गई। तो ये K की वैल्यू होती है वैक्यूम के लिए, एयर के लिए भी हम इसको ही लिख लेते हैं, ऑलमोस्ट सेम नहीं होती है। ये हो गया K की वैल्यू। तो अब वैक्यूम में फोर्स कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका फोर्स आ गया। और मैंने बताया कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है फोर्स। अगर मीडियम एयर है तो कुछ और फोर्स होगा अपने चार्ज के नीचे, उसी डिस्टेंस पे कोई और मीडियम है तो अलग फोर्स होगा। ऐसे ही आपने 11वीं क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, दो मास के बीच में फोर्स, एक m1 एक m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस r, तो इनके बीच में न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स था m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जैसे यहां पर Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ऐसे यहां पर m1 m2 मींस मास पे डिपेंड कर रहा था, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और बस अंतर क्या था इन दोनों में, यहां पे जो कांस्टेंट था, दो अंतर थे, यहां पे जो कांस्टेंट है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, पर यहां पे जो कांस्टेंट था कैपिटल G, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा था, इसको बोलते हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जो चीजें आपने पहले पढ़ी है उसको साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूं अगर मुझे जरूरत पड़ रही है। दूसरी चीज, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑलवेज अट्रैक्शन का था। यहां पे फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्सन का भी। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो फोर्स रिपल्सन का है, पर अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो फोर्स अट्रैक्शन का है। ये आपने पढ़ा है अभी चार्ज की प्रॉपर्टी में कि सेम चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो दो चीजें होगी, एक ये जो फोर्स है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है और इससे 10⁻36 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और दूसरा, ये फोर्स सिर्फ अट्रैक्शन का होता है, ये अट्रैक्शन रिपल्सन का होता है। और एक पॉइंट और बताया था मैंने, इसका कांस्टेंट के डिपेंड नहीं करता है, तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पे, मीडियम कैसा है, इसका कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है। ये मास आप इसी डिस्टेंस पे आप एयर में रख लो, आप वैक्यूम में रख लो, आप वाटर में रख लो, आप अल्कोहल में रख लो, आप ऑयल में रख लो, हर जगह फोर्स उतना ही रहेगा, पर यहां पे ये फोर्स बदलता रहेगा। ये हो गया आपका कूलॉम्स लॉ। अब कूलॉम्स लॉ, क्योंकि कोई भी टॉपिक इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। अब कूलॉम्स लॉ में एक चीज और आती है, वो चीज है आपकी डेफिनेशन ऑफ वन कूलॉम। देखो फिर बाद में इसकी भी करेंगे, ये 4 पाई का आपको पता है एप्सिलॉन नॉट क्या है, पर पहले डेफिनेशन ऑफ वन कूलॉम करते हैं। डेफिनेशन ऑफ वन कूलॉम, जो चार्ज है ना, चार्ज कूलॉम के लिए चार्ज के लिए क्या है कूलॉम, तो डेफिनेशन ऑफ वन कूलॉम मींस वन कूलॉम होता है कूलॉम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट होता है। तो वन कूलॉम होता कितना है, देखो डेफिनेशन इसमें बनती है, याद नहीं करते आप। यहां पे इफ Q1 is equal to 1 कूलॉम, Q2 is equal to 1 कूलॉम, R is equal to 1 मीटर, then F is equal to 1/4 pi epsilon naught 1 into 1/1/2 means 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू कितनी होती है, 9 into 10 to the power 9। तो फोर्स कितना हो गया, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। कब,
जब दोनों चार्ज 1 कूलम के हो और दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर हो और दोनों वैक्यूम में प्लेस हो, तो आपकी डेफिनेशन बन गई 1 कूलम is that charge which repel same charge with a force of 9 into 10 to the power 9 Newton when placed 1 meter apart in vacuum। देखो आपने सारी बात कह दी क्या, आपको 4 चीजें कहनी थी। 1 कूलम वो चार्ज है जो उतने ही चार्ज पे सेम चार्ज पे एक रिपल्सन का फोर्स लगाता है जिसकी वैल्यू ये है। कब? जब दोनों चार्ज 1 मीटर की डिस्टेंस पे प्लेस हो और वैक्यूम में हो। सारी चीजें क्या है, ये डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम हो गई। 1 कूलम की डेफिनेशन क्या होगी? 1 कूलम वो चार्ज है, देखो अगर आपसे पूछा कूलम्स का और आपसे पूछे कि डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम के लिए 1 कूलम वो चार्ज है जो उतने ही चार्ज को 9 to 10 to the 9 न्यूटन फोर्स से रिपेल करता है अगर दोनों चार्ज 1 मीटर की डिस्टेंस पे वैक्यूम में प्लेस हो। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। अब इसके बाद हम बात करते हैं इस चीज की, दैट वन इज द एक सीजीएस यूनिट भी होती है बेटा चार्ज की, स्टेट कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू या 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम। ये एक स्टेट कूलम सीजीएस यूनिट होती है। अब हम बात करते हैं, कई बार स्टेट कूलम लोग तो आपको कूलम में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं बात कर रहा था आपसे इस चीज, that one is called permittivity। ये आपकी परमिटिविटी है। देखो डेफिनेशन की बात करो तो डेफिनेशन कभी पूछी नहीं जाती, डेफिनेशन कुछ है भी नहीं। डेफिनेशन क्या है? परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which help us to find the force between two charges when placed in that medium। means कोई चीज कह रही इसमें परमिटिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी है जो हमारी हेल्प करती है दो चार्ज के बीच फोर्स फाइंड करने में अगर वो चार्ज उस मीडियम में प्लेस हो। क्योंकि जब तक आपके पास ये वैल्यू नहीं होगी तब तक आप फोर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो ये आपकी परमिटिविटी होगी। अब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, देखो मान लिया अगर यही चार्ज हमने किसी और मीडियम में प्लेस कर दिए तो फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। नोट नहीं आएगा क्योंकि फ्री स्पेस के लिए तो एप्सिलॉन नोट आता है, किसी और मीडियम के लिए एप्सिलॉन आ जाएगा। दैट इज वन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये मीडियम की परमिटिविटी है। ये मैंने उल्टा लिख दिया, डबल टी यहां आएगा। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जो भी परमिटिविटी है। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू की बात करें, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो यह 9 into 10 to the power 9। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई 9 into 10 to the power 9। दैट वन इज 8.85 into 10 to the power -12। और देखो ये इसकी अपोजिट यूनिट होगी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं कि
परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना ही कम होगा, और सबसे कम परमिटिविटी आपकी वैक्यूम की होती है। तो वैक्यूम में फोर्स सबसे ज्यादा होता है। अगर दो चार्ज आप वैक्यूम में रख रहे हो तो उनमें सबसे ज्यादा फोर्स होगा किसी और मीडियम के कंपेयर में। परमिटिविटी सबसे कम वैक्यूम की होती है, वैक्यूम की परमिटिविटी और सब किससे ज्यादा ही होती है। कोई भी मीडियम हो, हर एक परमिटिविटी इससे ज्यादा ही होती है। एक चीज आती है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये टर्म डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत बार यूज होती है, हमें इसका पता नहीं होता डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या। तो मैं आपको आज बता रहा हूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट इज द रेशो ऑफ, दोनों एक ही बात होती है, रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मीन्स परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कई बार वो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे देगा तो आप उस मीडियम की परमिटिविटी फाइंड कर सकते हो, फ्री स्पेस की परमिटिविटी में उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके। जैसे मान लिया वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81, तो वाटर की परमिटिविटी फ्री स्पेस की 81 टाइम्स होती है। वाटर के अंदर फोर्स फ्री स्पेस का 1/80 टाइम्स होता है। देखो अगर मैं मान लिया वाटर के अंदर फोर्स फाइंड कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन दिया के एप्सिलॉन नॉट मिल गया, क्योंकि एप्सिलॉन के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अब यहाँ पे ये सारी चीजें तो फ्री स्पेस का फोर्स है, बल्कि इसको छोड़ के ये सारी चीजें आपका फ्री स्पेस का फोर्स है। के बच गया, तो जो फोर्स फ्री स्पेस का है उसको के से डिवाइड कर दो, आपका फोर्स उस मीडियम की भी आ जाएगा। देखो के बच जाएगा, मतलब 4 बाय Q1 Q2 को ना आपका फ्री स्पेस के लिए हो गया, बस के बच जाएगा। तो ये फोर्स हो गया किसी भी मीडियम। तो ये आपकी रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। एक फॉर्मूला याद रखना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स बिटवीन दैट मीडियम। अगर फ्री की बात करें तो फ्री भी लिखते हैं E नॉट अपॉन E। ये हम आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पर बात करेंगे। तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, रिलेटिव परमिटिविटी होगी। रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट होगी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी तो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि इसकी यूनिट वही, इसकी यूनिट तो कट जाएगी। तो परमिटिविटी की यूनिट होगी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर आपसे कहे कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, अब डायमेंशनल फॉर्मूला दो चीज का फाइंड करेंगे। एक तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, और एक फाइंड करेंगे परमिटिविटी का। देखो हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब इनकी यूनिट है लेंथ की मीटर, मास की केजी, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। तो हम बात करते हैं चार्ज के लिए। देखो करंट इज इक्वल टू, अगर आपके याद हो तो होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज इज इक्वल टू हो गया करंट इनटू टाइम। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका? क्यूब का। क्यूब से डिनोट करते हैं
करंट का आई सॉरी ए, करंट का ए होता है और टाइम का टी होता है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया ए टी। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला ए टी। अब इसके बाद करते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? देखो अभी आपने पढ़ा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1। तो एफ की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? m/t-2 फोर्स का। आर लेंथ है, इसका स्क्वायर तो एल स्क्वायर हो जाएगा। क्यू चार्ज है एटी और दूसरे चार्ज का भी एटी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m l की पावर 1 ये 2 ये 3 t की पावर -2 एक और माइनस की 3 एक और माइनस की 4 जो ऊपर जाएगा वो माइनस हो जाएगी -4 और एक की पावर -4। तो ये इस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ये k का। k है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कह लो एप्सिलॉन कह लो, बात तो यही है। मीडियम होगा तो एप्सिलॉन, फ्री स्पेस होगा तो एप्सिलॉन होगा। तो यहां से इनका तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, तो इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करें एप्सिलॉन का तो इसका अपोजिट हो जाएगा बस, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है, ये ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा। m1 l-3 t4 a2। तो दैट वन इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी। m-1 l-3 t4 a2 इसका अपोजिट, ये रेसिप्रोकल के इक्वल है। तो ऐसे आप डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करते हैं। अब हम बात करते हैं कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म के। कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म, देखो फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और मैं बता दूं ये फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है। इसको ये सेंटर की तरफ खींचेगा, इसको ये अपने सेंटर की तरफ खींचेगा जहां इसका सेंटर होगा, तो सेंट्रिक फोर्स होता है। या जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है उसके अलोंग फोर्स लगेगा। तो ये प्लस Q1 चार्ज, ये प्लस Q2 चार्ज। फोर्स मैंने बताया वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपका हो गया चार्ज 1 और ये आपका हो गया चार्ज 2। इसने इस पे रिपल्सन का फोर्स लगाया, इस लाइन के अलोंग, दो लाइन बना दी, दोनों के सेंटर को मिला इस लाइन के अलोंग रिपल्सन का। ऐसे क्या हो गए? 2 पे फोर्स लगाया 1 ने, तो F21 इसको ऐसे लिखते हैं फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, 2 पे चार्ज 1 ने लगाया। ऐसे ही इसने इस पे लगाया F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 F12। तो ये आपको फोर्स हो गया F21 एंड F12। अब इन फोर्स की अगर बात करें तो F प्रोपोर्शनल टू दिस, F प्रोपोर्शनल टू दिस। मैं यहां से इसको दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं, यही चीजें, और अब की बार में K ना लिखे सीधा सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा फ्री स्पेस के लिए, क्योंकि फ्री स्पेस के लिए हम सारी बातें करते हैं। तो F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन किधर है इसकी? 1 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ, ये जो डायरेक्शन है इसकी। तो R21 2 से 1 की तरफ। देखो ये एक यूनिट वेक्टर है, अगर हमने इसके ऊपर कैप लगा दी तो कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, सिर्फ डायरेक्शन है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि 1 की अगर किसी में भी मल्टीप्लाई करो तो क्वांटिटी वो ही रहेगी, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 है, सिर्फ इसके पास डायरेक्शन है। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो वेक्टर में दो ही चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। ये तो हो गया F12।
नेक्स्ट F21 force on charge 2 due to 1/4 by epsilon naught Q1 Q2 upon R square। मैग्नीट्यूड तो वही होगा, पर अब डायरेक्शन क्या होगी, 1 से 2 की तरफ, R12 1 से 2 की तरफ ऐसे जा रहा है फोर्स, ये R12, ये भी यूनिट वेक्टर हो गया, ये इक्वेशन 2। वी नो R21 इज इक्वल टू माइनस R12। देखो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर होंगे, और नेगेटिव वेक्टर है तो बस दोनों इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है। मींस ये इसके अपोजिट है, बस इक्वल है और डायरेक्शन का अंतर है, ये इधर है ये इधर है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 है, पर डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस इक्वल हो गया। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी, F12 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square and R21 is equal to minus R12, ऐसे कर लेंगे तो ये हो जाएगा -1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square into R12 हो गया ना, ये माइनस यहां पे आ गया। अब ये चीज क्या है, F21 ही तो है, तो F12 इज इक्वल टू हो गया F21, बस अंतर क्या है, माइनस का। तो यहां से आपको क्या मिल गया, जितना फोर्स पहले ने दूसरे चार्ज पे लगाया है उतना ही दूसरे ने पहले चार्ज पे लगाया है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। और ये तो न्यूटन का थॉट रहा है, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना इसने से फोर्स लगाया उतना इसने से फोर्स लगाया, बट डायरेक्शन अपोजिट है। ये आपका न्यूटन को कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म हो गया, सारी चीज वही है कूलॉम्स लॉ में, बस वेक्टर में नोट कर देना है। वेक्टर में नोट F12 डायरेक्शन R21 यूनिट वेक्टर का दो, F21 की R12 यूनिट वेक्टर का दो, और R21 इज इक्वल टू माइनस R12, और बस उसके बाद में आपका प्रूफ होगा, दैट इज द कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। अब कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको दे रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ, इनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूं, उनको सोल्व करने की कोशिश करना, हो जाएंगे तो मच बेटर, नहीं होंगे तो कमेंट्स बॉक्स में डाल देना, मुझसे पूछ लेना, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दूंगा, मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके बता दूंगा कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। साथ के साथ थ्योरी और न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशन, अगर तीनों चीजें साथ के साथ लेके चलेंगे तो आपको चीजें समझ में भी आएगी, आपको याद भी कम करनी पड़ेगी और आपको फिजिक्स टफ नहीं लगेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। बस आप वीडियो के साथ रहना, रोज एक क्लास मीन्स एक वीडियो रोज मिलती रहेगी आपको, आप उसको देखते रहो, लाइक सब्सक्राइब करते रहो।